मेरी शादी एक मोटी लड़की से होने जा रही थी। उससे बचने के लिए मैंने एक लड़की को पैसे का लालच देकर उससे दिखावे की शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। वह बोली, मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है। रात को उसके खुले जिस्म पर नजर पड़ते ही मैं बेकाबू हो गया। मैंने उसे 5,000 रुपए देकर कहा, तुम आज रात के लिए मुझे अपनी चू दे दो। उसने झट से मेरे पैंट में हाथ डाल दिया और फिर उसने जोर जोर से जो किया उससे मेरी सांस उखड़ने लगी क्योंकि हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं सुबह से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आए। मैं एक अमीर घर का इकलौता लड़का हूँ। मेरे पापा एक बड़ी कंपनी में सीईओ है। मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। खूबसूरत लड़कियां मेरे आसपास ही घूमती रहती है। मैं एक बहुत ही दिलफेक इंसान हूँ। जब जिस लड़की पर दिल आ जाता है उससे अपनी जरूरत पूरी कर लेता हूँ। पर आज ही मेरी जिंदगी में एक ऐसी दिक्कत हो गई थी जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मेरी शादी बचपन में ही मेरी माँ की दोस्त सुमित्रा आंटी की बेटी के साथ तय हो चुकी थी। यह उस वक्त की बात है जब हम कोई रईस इंसान नहीं बल्कि मिडिल क्लास फैमिली थे। मेरे पापा की जॉब चली गई थी। घर की हालत बहुत बुरी थी और उस हालत में मेरी माँ की सहेली सुमित्रा आंटी हमारे साथ खड़ी थी। एक दिन उन्होंने मेरी माँ से कहा कि अगर तुम लोग चाहो तो कोई बिजनेस शुरू कर लो क्योंकि नौकरी तो मिलने से रही, पर बिजनेस शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं। माँ ने कहा, पर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपना गुजारा तक कर सकें। ऐसे में हम बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। लेकिन तभी सुमित्रा आंटी ने मेरे पापा के हाथों में 2 लाख रुपए रख दिए और कहने लगी कि जीजा जी, आप इन पैसों से अपना कारोबार शुरू करिए। सुमित्रा आंटी के उन्हीं पैसों से मेरे पापा ने अपना कारोबार शुरू किया था और आज हमारे पास करोड़ों की बिजनेस है। हम तो सुमित्रा आंटी से भी काफी ज्यादा रईस बन गए हैं। लेकिन क्योंकि मुसीबत में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया था, इसलिए मेरी माँ ने भी उन्हें वचन दिया था कि उनकी बेटी से मेरी शादी करवाएंगे। बचपन में तो उनकी बेटी काफी खूबसूरत थी, पर जवान होते होते मोटी होती चली जा रही थी। मैंने उसे कई बार कहा था कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, पर वह सुनती ही नहीं थी। मेरी माँ अब भी यही चाहती है कि मैं सुमित्रा आंटी की बेटी काजल से शादी कर लूं, पर मैं काजल से प्यार ही नहीं करता था। इतनी मोटी होने के कारण काजल बदसूरत लगती है और फिर आज तो मेरे पास लड़कियों की कोई कमी ही नहीं है। मैंने अपनी माँ से कहा, सुमित्रा आंटी ने जितने पैसों से आपकी मदद की थी, आप उन्हें सूद समेत वापस कर दो ना। आप मुझे कुर्बान क्यों करना चाहती है? पर मम्मी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। काजल से मेरी शादी की बात पक्की करने के लिए वह सुमित्रा आंटी के घर जाने वाली थी, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गया था। मैं इस शादी से बचना चाहता था और उसका कोई उपाय सोचने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मैं किसी और लड़की से दिखावे वाली शादी कर लूंगा जिससे कि सुमित्रा आंटी अपनी बेटी की शादी मुझसे न करें। अब इस काम के लिए भी मुझे एक लड़की चाहिए थी। यही सोचकर आज मैं घर से बाहर निकला था। मैं सड़क पर काफी तेज गाड़ी चला रहा था। उस वक्त धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी। अचानक मेरी नज़र रास्ते पर एक अकेली खड़ी लड़की पर पड़ी। उसे देखकर मेरी हैरत का ठिकाना ना रहा, क्योंकि लड़की एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। मैंने थोड़े आगे जाकर गाड़ी रोक ली। गाड़ी से उतरकर मैं उसके करीब चला गया। उसकी साड़ी बुरी तरीके से भीग चुकी थी, जिसमें से उसका बदन साफ नजर आ रहा था। साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी और नेट से बनी हुई थी, पर गीले होने के कारण मुझे उसका जिस्म नजर आ रहा था। मेरी नज़र उसके जिस्म पर ही टिक गई थी। अचानक मुझे अपने सामने पाकर वो कहने लगी कि आप कौन है, मेरे सामने क्यों आ गए? लड़की की आवाज़ में एक कशिश थी। वह बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे जिसमें से बारिश का पानी टपक रहा था।
लड़की की खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से तो रस टपकने लगा था। मैंने कहा, हेलो, मेरा नाम राज है, मैं इस शहर के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूँ। उसने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, देखो, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहता, मुझे एक लड़की चाहिए। उसने कहा, देखो मिस्टर, मैं यहाँ धंधा करने नहीं आई हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ, तुमने शायद मुझे गलत लड़की समझ लिया है। तुम जैसे रईस जादे तो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हो। मैंने कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे लड़की टाइम पास के लिए नहीं चाहिए। ऐसे ही मेरे आगे पीछे कई लड़कियां घूमती फिरती है, अपने आप को कोई बहुत बड़ी परी ना समझो। मुझे बस एक एक्ट्रेस चाहिए। वो काफी हैरत से मेरी ओर देखने लगी और कहने लगी, मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली सी लड़की हूँ। मैंने कहा, तुम्हें स्टेज पर नहीं मेरी जिंदगी में एक्टिंग करनी है और उसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी, फिर पूछने लगी कि कैसी एक्टिंग करनी है। मैंने कहा, तुम्हें मेरी पत्नी होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। मैंने उसको समझाना शुरू किया कि देखो, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तय कर दी है। मैं उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर चलकर मेरी पत्नी होने की एक्टिंग करो। वह हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा तो शादी से बचने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैंने कहा, हाँ मदद तो चाहिए और इसीलिए तुम्हें 5 लाख देने को तैयार हूँ। लड़की ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे कभी हाथ नहीं लगाओगे। मैंने कहा, घबराओ मत, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। बस पब्लिक प्लेस में सबके सामने तुम्हें थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ेगा, ताकि लोगों को शक ना हो जाए। बताओ, तुम्हें मंजूर है? वो बोली, हाँ मंजूर है, पर मुझे ये एक्टिंग कब तक करनी पड़ेगी? मैंने कहा, जब तक मुझे सच में कोई लड़की पसंद ना आ जाए या फिर जब तक काजल की शादी ना हो जाए और मेरी उससे जान छूट जाए। वह हंसने लगी, उससे बात करके लग रहा था कि लड़की काफी हंसमुख है, पर फिर बोली, मुझे एक प्रॉब्लम है। सिर्फ 5 लाख रुपयों के लिए मैं सालों तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं सोच में डूब गया। मैंने कहा, पर तुम्हें रहने और खाने को भी तो दे रहा हूं ना। उसने कहा, यह सब तो मुझे ऐसे ही मिल जाता है, अगर मान लो मुझे तुम्हारे साथ 5 साल तक काम करना पड़ गया तो उस हिसाब से तो 5 लाख कम ही है। और फिर न जाने तुम्हें कब कोई लड़की पसंद आएगी, न जाने काजल की शादी कभी होगी भी या नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, तुम किसी और को ढूंढ लो। और ऐसा कहकर वो जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरी कोई पत्नी बनेगी तो वह तुम ही बनोगी। मेरी आंखें देखकर वह थोड़ी सी डर गई। मैंने कभी किसी लड़की पर यूं जोर नहीं दिखाया, पर ना जाने क्यों इस लड़की पर जोर दिखाने लगा था। मैंने कहा, मैं महीने के 20,000 रुपए तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पर भी दूंगा, फिर तो ठीक है ना? अब वो हंसने लगी और बोली, इन पैसों से तो फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। मैंने कहा, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। जब तक तुम मेरे साथ रिश्ते में रहोगी किसी लड़के के साथ नहीं मिल सकती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, किसी लड़के के साथ संबंध नहीं बना सकती। बोलो, मंजूर है? उसने कहा, तुम मुझसे बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो, तुम मुझसे मेरी आज़ादी मांग रहे हो। मैंने कहा, यह जॉब है यार, तुम समझो, बाद में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्दी फ्री कर दूं। उसने कहा, पर तुम्हारे साथ काम करते करते अगर मैं बूढ़ी हो गई तो? अगर तुम जैसे मंचले लड़के को कभी कोई लड़की पसंद ना आए तो? फिर बुढ़ापे में मुझसे कौन शादी करेगा? अब मैं हंसने लगा। मैंने उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, ठीक है पापा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तुम आज़ाद। अब वह हंसने लगी और बोली, यह हुई ना बात। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सिमन है।
मैंने सिमरन से शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था और उस रात हम होटल में ही रुक गए थे। अगले दिन मैं सिमरन को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। हम दोनों को साथ देखकर मेरे मम्मी पापा को हैरत का झटका लगा। वह कहने लगे, कौन है यह लड़की जो दुल्हन के वेश में हमारे घर पर आई है? मैंने कहा, यह आपके घर की बहू और मेरी पत्नी सिमरन है। मैं सिमरन से बेहद प्यार करता था, मैं उसके बिना जी नहीं सकता था। जब आप लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती काजल के साथ करने का फैसला किया था, तो मैं अपनी जान लेने की सोच रहा था। पर सिमरन ने मुझे समझाया और बोली कि एक बार अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वे बेसहारा हो जाएंगे। मेरे मम्मी पापा मेरी ओर देखने लगे, उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो दोनों इस शादी से खुश नहीं है। मेरी माँ ने अपनी सहेली सुमित्रा को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। मैंने भी काजल से कॉल करके कह दिया कि तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। मैं किसी और से प्यार करता था, इसलिए मैं शादी करने के लिए मजबूर हो गया। काजल तो मन ही मन मुझे चाहती थी या फिर मेरी दौलत को, कह नहीं सकता। हाँ, एक समय था जब उसकी माँ ने मेरे घर वालों की मदद की थी, पर मैं अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहता था। इसलिए उसके आंसुओं का मुझ पर कोई असर ना हुआ। रात में सोने के लिए मैं अपने कमरे में आ गया। सिमरन मुझे देखकर कहने लगी, तुम मेरे साथ सोओगे क्या? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? मम्मी पापा घर पर है, अगर हम अलग कमरे में सोएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। मैं उनसे अलग तुम्हें कहीं ले भी नहीं जा सकता। हम दोनों को एक ही साथ एक कमरे में ही रहना होगा और कोई रास्ता नहीं है। उसके चेहरे में परेशानी थी। मैंने कहा, सिमरन घबराओ मत, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने कहा, बात यह नहीं है, बात कुछ और ही है। उसकी परेशानी देखकर मैंने पूछा, क्या बात है? मुझे बताओ। वो कहने लगी कि मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, मुझे खुजली होती है। उसकी बात जैसे मेरे दिल पर लगी, वो मेरे साथ बिन कपड़ों के सोना चाहती है। मैं खुद पर कैसे काबू कर पाऊंगा? मैं उसे बड़ी गौर से देखने लगा। वह बहुत ही खूबसूरत थी और बाकी लड़कियों से अलग थी। उसका परेशान वाला चेहरा देखकर लग रहा था, उसके होठों को अभी चूम लूं, वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी। मैंने कहा, इसमें समस्या क्या है? तुम कपड़े उतार कर सो जाओ। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे मुझे खा ही जाएगी। कहने लगी, अरे शर्म करो। मैंने कहा, मैं क्यों शर्म करूं, मैं तो कपड़े पहनकर सोऊंगा। तुम शर्म करो, कपड़े उतार कर तो तुम सोओगी। मुझे तो बस तुम्हारे जिस्म को देखना है, दिखाना तो तुम्हें ही है ना। मेरी बात सुनकर वह गुस्सा हो गई। उसने मेरे पेट में एक घूंसा मारा, पर पता नहीं क्यों उसका प्यार भरा घूंसा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मजाक मजाक में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उससे कहा, तुमने जिस पेपर पर साइन किया है ना, वह सच में रजिस्ट्री पेपर है, मैं तुम्हारा पति हूँ, शर्म कैसी? उसने कहा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखवा दिया है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैंने कहा, हाँ वह तो लिखा है, पर यह नहीं लिखा है कि तुम्हें बिना कपड़ों के देख भी नहीं सकता। मैं बस उसकी टांग खींच रहा था। मैंने उससे कहा, अच्छा अब अपने कपड़े उतार दो और एक नरम चादर ओढ़कर सो जाओ। मैं एसी चला देता हूँ, और इतना कहकर मैंने कमरे की लाइट भी बंद कर दी। मैंने उसे एक नरम चादर दे दिया था। वो अपने कपड़े उतार कर मेरे पास सोने आ गई थी। उसके जिस्म की खुशबू मुझे पागल बनाने लगी। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं सिमरन के करीब चला गया और कहने लगा, यार तुम बिना कपड़ों के सोई हो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे आज के लिए अपनी चू दे दो। मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। उसके बाद तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, बस एक रात के लिए मेरी बन जाओ। वह झट से मान गई। यह देखकर मुझे बड़ा झटका लगा कि लड़की तो मेरे लिए तैयार ही बैठी थी।
वह फटाक से खड़ी हो गई और अपना चादर हटा दिया। उसके जिस्म को देखकर मेरे अंदर तो मानो ज्वालामुखी भड़क उठी। मैं उसके करीब चला गया और कहने लगा, सिमन प्लीज मुझे प्यार करो। सिमन का हाथ तुरंत मेरे पैंट में आ गया और उसके बाद उसने जो किया उससे मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं बेड पर गिर गया। एक झटके में जो भी कुछ हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने जो भी किया था उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? उसने मुझे एक जोरदार किक लगाई थी। कहने लगी, मैं कराटे चैंपियन हूँ। दोबारा ऐसी हरकत मेरे साथ मत करना। और इतना कहकर उसने चादर ओढ़ ली और मेरे साथ आकर लेट गई। मैंने आज तक जिस लड़की को भी हासिल करना चाहा उसे हासिल करके ही रहा हूँ, तो यह लड़की क्या चीज़ है? मुझे उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैं तुरंत ही उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसके खुले जिस्म पर मैं अपने हाथ फेरने लगा। मुझे जहां मन हो रहा था मैं वहां छू रहा था। वह काफी घबरा गई थी। उसे देखकर मैं समझ चुका था कि वह कोई कराटे चैंपियन नहीं है। वो तो बस उसने मुझे डराने के लिए कहा था। मैंने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे किस किए जा रहा था। मेरे हाथ कभी उसके जिस्म के ऊपर तो कभी नीचे जा रहे थे। मैं उसे हर हाल में आज रात हासिल कर लेना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। पर मैं उसकी एक बात ना माना जब तक मैंने अपनी ज़रूरत पूरी ना कर ली। अगले दिन सिमन मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हो चुका था कि कल मेरे अंदर जानवर सवार हो गया था। उसने मुझे किक्कियां मार दी। मैं तो बिल्कुल वहशी दरिंदा बन गया था। मैंने उसके जिस्म को जिस तरह से रौंदा था, मैं कोई इंसान तो नहीं हो सकता। मैं एक भेड़िया था जो खरगोश को नोच रहा था। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैं उससे कुछ कहता तो जवाब ना देती। अब मुझे घबराहट होने लगी। कहीं उसने मेरी माँ को कुछ कह दिया तो मेरा क्या होगा? अगर मेरे मम्मी पापा कमरे में आकर उससे मिलने लगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद मेरी माँ जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। मैं अब बहुत डर रहा था। रात को तो बहुत बहादुर बनकर इसके साथ गलत काम किया और अब मैं क्या करूँगा? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। तब तक मम्मी पापा दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। सिमन एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे मम्मी पापा तो कमरे का यह नज़ारा देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गए। पापा बोले, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा था क्या? दोपहर के 1 बज चुके हैं। हम तुम दोनों की शादी का अरेंजमेंट करवाना चाहते थे, इसलिए दरवाज़ा खटखटा रहे थे। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तभी मेरी माँ सिमन के करीब गई और उसके शरीर के जख्म को देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। माँ मेरी ओर देखने लगी और कहने लगी, यह तुमने इसके साथ क्या किया? सिमन अब जोर जोर से रोती हुई मेरी माँ से लिपट गई और कहने लगी, आंटी इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। इसने मेरे साथ दरिंदों की तरह व्यवहार किया है। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही उसने सारी कहानी मेरे मम्मी पापा से कह दी। उनको तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिमन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, इस दरिंदे को मैंने ही जन्म दिया है। बेटा, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती। जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया है वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और तुमसे सच में शादी भी करेगा। और अगर इसे हमारा फैसला मंजूर नहीं है तो ये अभी के अभी घर छोड़कर जा सकता है। मेरे पापा कहने लगे, बिजनेस में भी इसे कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। फैसला तुम्हारा है बेटी। तुम इसको जो सजा देना चाहो वो सजा दे सकती हो। शायद हमसे ही कोई चूक हो गई होगी, हम ही इसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। और इतना कहकर पापा रोने लगे। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए।
मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने इस लड़की के साथ बहुत गलत किया, जो मेरी मदद के लिए तैयार हो गई थी। मैंने पापा से कहा, मुझे इस लड़की के साथ शादी मंजूर है, इसलिए नहीं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरे मम्मी पापा हम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मैं माफ़ी की उम्मीद से सिमन की ओर देखने लगा। वह जोर-जोर से चीखने लगी और कहने लगी कि तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आई। मैं रात भर मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो और तुम मेरे जिस्म को यूं काटते रहे। देखो, तुमने मुझे कितने सारे जख्म दिए हैं। जब उसने मुझे अपने जख्म दिखाए तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने उसके पैर पकड़ लिए। मुझे अपने आप पर घिन आने लगी थी। मैंने आज तक कभी किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। कहाँ से मेरे अंदर वह जानवर आ गया? किस बात का गुस्सा था जो मैंने इस लड़की पर उतारा? मैं उसके सामने हाथ जोड़कर अपने पाप के प्रायश्चित का मौका मांगने लगा। सिमन ने मुझे माफ़ कर दिया था। उसके बाद से मैं सिमन के साथ कभी गिरी हुई हरकत ना की, लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि उसने ये सब कैसे झेला होगा और यूं मेरे अंदर जानवर कैसे हावी हो गया था। शायद हमारा गुस्सा ही हमें कभी-कभी बिल्कुल जानवर बना देता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पश्चाताप का मौका